तो आज क्लास 10 लेसन 9 के वीडियो नंबर 6 पढ़ने के लिए हम लोग जा रहे हैं और शुरुआत हमारा होगा अभ्यास प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न ये कहता है कि मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे, याद करो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संकरण बौने पौधे जिनके सफ़ेद पुष्प से कराया गया। इनकी संतति के सभी जीवों में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु उनमें से लगभग आधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवंशिक रचना निम्न में से कौन होगी। तो सी आपका सही होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी डब्ल्यू। अब देखिए एक प्रश्न है, कहता है कि समजात अंगों के उदाहरण, ये प्रश्न है बताना है। देखिए वे अंग, देखिए समजात अंग किसे कहते हैं तो जान जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि वे अंग जिसकी संरचना समान होता है, वे अंग जिसकी संरचना समान होता है लेकिन जो उनके आनुवंशिक लक्षण होते हैं वह अलग अलग होते हैं, तो उन्हें हम लोग समजात अंग कहते हैं। याद कर सकते हैं, वे अंग जिसकी संरचना समान होती है लेकिन उनके जो आपके कार्य होते हैं अलग अलग होते हैं, तो उसे हम लोग समजात अंग कहते हैं। तो आइए आपको बताना इसमें कौन समजात अंग होगा। हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, या बी है हमारे दांत अथवा हाथी के दांत, सी है आलू या घास के ऊपरी भूस्तरी, डी है उपयुक्त सभी। तो आपका जो विकल्प नंबर डी है वो सही होगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद से तीसरा नंबर कहता है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारा किसमें किसके अधिक समानता है। तो पहला कह सकते हैं चीन के विद्यार्थी, दूसरा कह सकते हैं चिंपैंजी, तीसरा है मकड़ी, चौथा है जीवाणु। तो आप ए में कह सकते हैं चीन के विद्यार्थी। 4 नंबर विकल्प में आते हैं हम लोग, कहता है कि एक अध्ययन से पता चला कि हल्के रंग के आँखों वाले बच्चों को जनक माता पिता के आँखों भी हल्के रंग की होती है। इसके आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि आँखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी। अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो बता सकते हैं नहीं, यह बताना संभव नहीं है कि आँखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी, जब तक कि दोनों प्रकार के विकल्पों का पता नहीं हो। ऐसे भी संभव है कि जनक में दोनों प्रकार के विकल्प का पता नहीं हो। ऐसा भी संभव है कि जनक में दोनों प्रकार का विकल्प हल्के रंग की आँखों के ही क्योंकि लक्षण के प्रतिकूल दोनों उत्कों का वंशागत होता है। अप्रभावी तभी होंगे जब दोनों से प्राप्त जीव अप्रभावी हों, अतः हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। 5 नंबर के पास हम लोग चलते हैं, कहता है कि जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन क्षेत्र किस प्रकार परस्पर संबंधित है। जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन क्षेत्र किस प्रकार परस्पर संबंधित है। तो जैव विकास के अध्ययन से पता चलता है कि पहले उत्पन्न जीवों का शरीर बाद में उत्पन्न जीवों के शरीर से सरलता में, अर्थात जीवों के शरीर में सरलता से जटिलता की तरफ विकास हुआ है। यही आधार वर्गीकरण का भी है। जीवों को शरीर के डिजाइन के आधार पर ही उनके विभिन्न वर्गों में रखा गया है, अतः जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन परस्पर संबंधित है। उसके बाद से 6 नंबर कहता है कि समजात तथा समरूप अंगों के उदाहरण देकर समझाइए। तो आते हैं समजात और जो समरूप अंग है उसको उदाहरण देकर समझाते हैं। तो पहला आता है समजात अंग। तो आप कह सकते हैं उन अंगों को जो अलग अलग स्पीसीज के जीवों में अलग अलग कार्य करते हैं। उन अंगों को जो अलग अलग स्पीसीज के जीवों में अलग अलग कार्य करते हैं परंतु आधारभूत संरचना में एक समान है, समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पक्षी का पंख तथा मनुष्य का हाथ दोनों ही रूपांतरित अग्रपाद हैं। उसके बाद से आगे जब आप चाहेंगे तो समरूप अंग भी आपसे पूछा जाता है। तो कह सकते हैं कि ऐसे अंग जो अलग अलग जीवों में एक समान कार्य करते हैं परंतु उनकी आधारभूत संरचना समान नहीं होती है।
उन्हें समरूप अंग कहते हैं। उदाहरण के लिए तितली के पंख और कबूतर के पंख दोनों ही उड़ने का कार्य करते हैं, परंतु कबूतर के पंख में हड्डियाँ होती है और तितली के पंख में हड्डियाँ नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 7 के पास हम लोग चलते हैं कि कुत्ते की खाल का प्रवाही रंग ज्ञात करने के उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट बताइए। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी कि ये कुत्ते का जो अंग होता है उसके बारे में पूछ रहा था। आप कर सकते हैं इसके लिए एक शुद्ध काली खाल वाली कुत्ता, बीबी जिसको कहते हैं ब्लैक, तथा एक शुद्ध सफ़ेद वाला कुतिया जैसे बीबी का चयन किया जाता है। उनका समय पर संकरण कराएं। यदि उनसे उत्पन्न सभी पिल्ले यानी कुत्ते के बच्चे काली खाल वाले हो तो काली खाल का लक्षण प्रभावी होता है। कुत्ता है देखिए काली खाल वाला कैपिटल बीबी, और कुतिया है स्मॉल बीबी सफ़ेद खाल वाली। F1 में जो होंगे पीले बीबी दिखाई देंगे। तो इस तरीके से बता सकते हैं। देखिए जो क्वेश्चन आपका 7 था बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। कहा कि कुत्ते की खाल के प्रभावी रंग को दिखाने के लिए आप एक कुत्ते लेंगे जिसका रंग काला होगा और जिसको कैपिटल बीबी से प्रदर्शित करते हैं, और फिर एक कुतिया लेंगे जिसका रंग सफ़ेद होगा, उसको स्मॉल बीबी से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हम संकरण कराएं तो हम देखते हैं कि F1 पीढ़ी में जो कुत्ते उत्पन्न होते हैं वो केवल आपके काले रंग के उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए जो काले रंग होगा वह प्रभावी रंग होगा और जो सफ़ेद रंग होता है वह अप्रभावी रंग होगा। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 के पास। कहता है कि विकासीय संबंधी स्थापित करने में जीवाश्म में क्या महत्व है। तो देख रहे हैं ना, विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है। तो चलिए उत्तर में देख लेते हैं। जीवाश्म पुराने जीवों के अवशेष अथवा जो चिन्ह या सांचे होते हैं। जीवाश्म अध्ययन से पता चलता है कि अमुक जीव कब पाया गया था, कब लुप्त हो गया, जीवों के विकास क्रम में पहले जीव की संरचना कैसी थी और बाद में उसमें क्या क्या परिवर्तन आया। देख रहे हैं तो जीवाश्म से हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती है। ये तो आप बता ही सकते हैं कि जीवाश्म से हमें बहुत अधिक माने आपको बता सकते हैं कि जानकारियाँ प्राप्त होती है, जिसमें आप पहला देख रहे हैं कि जीवाश्म से आपका ये पता चलता है कि कब जीव का उद्भव हुआ था और कब जीव नष्ट हो गए। आते हैं अब प्रश्न नंबर 9 के पास हम लोग चलते हैं। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन कहता है कि किन परिमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है। तो ये प्रश्न है किन परिमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है। तो आप कह सकते हैं कि वैज्ञानिकों JBS हाल्डेन ने 1929 में सुझाव दिया कि जीवों की सर्वप्रथम उत्पत्ति उन सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई होगी जो पृथ्वी के उत्पत्ति के समय बने थे। स्टेनलेस एल मिलर तथा हेराल्ड C पुणे ने 1953 में प्रयोग और प्रमाण दिए कि सरल जो अकार्बनिक अणु से कार्बनिक अणु उत्पन्न हो सकते हैं। उन्होंने ऐसे वातावरण का निर्माण किया जो सामान्यतः प्राथमिक वातावरण के समान था, जिसमें अमोनिया, मीथेन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड गैसें तो थी परंतु स्वतंत्र ऑक्सीजन नहीं था। पात्र में जल भी था। इस सम्मिश्रण को 100 डिग्री सेल्सियस से कुछ कम ताप पर रखा गया। गैसों के इस मिश्रण में कृत्रिम रूप से समय समय पर चिंगारियाँ उत्पन्न की गई, जैसा कि आकाश में त्वरित बिजली उत्पन्न होती है। आगे भी कह सकते हैं कि इस प्रयोगों में देखा गया कि 15% मीथेन का कार्बन उपयोग हुआ और सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित हो गया। उसके बाद आगे बता सकते हैं कि इन कार्बनिक यौगिकों में विभिन्न अमीनो अम्ल भी संश्लेषित हुए जो कि प्रोटीन के अणुओं के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। उपयुक्त प्रमाण के आधार पर हम परिकल्पना कर सकते हैं कि शायद जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक अस्थायी होती है। व्याख्या कीजिए, यह लैंगिक प्रजनन कराने वाले जीवों के विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है। अलैंगिक जनन, तो उत्तर में कह सकते हैं अलैंगिक जनन में जनन एक ही होता है और
उसी का डीएनए संतति में जाता है। अतः संतति में विभिन्नता तभी आती है जब डीएनए प्रकृति में त्रुटियां हो जो कि न्यून हो। लैंगिक जनन में 2 जनक होते हैं जो कि डीएनए का एक सेट संतति को प्रदान करते हैं। इससे संतति में भिन्न भिन्न लक्षणों का समावेश होता है और अलैंगिक जनन से लैंगिक जनन में विभिन्नता अपेक्षाकृत अधिक होती है। लैंगिक जनन की उत्पन्न विभिन्नताएं जीन में परिवर्तन के कारण होते हैं, अतः ये स्थिर होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। प्राकृतिक चयन के कारण वही विभिन्नताएं प्रगति करती है जो कि पर्यावरण का अनुकूल हो। अतः समय काल में मौजूद पीढ़ी अपने पूर्वजों से इतने भिन्न हो सकती है कि वे उनसे लैंगिक जनन न कर पाएँ और एक अन्य स्पीशीज के रूप में उभर कर आ जाए तथा जीवों में विकास में सहायता हो। उसके बाद से